अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। लेकिन आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ अगर आप लोगों को समझ आ गई तो ये पूरा चैप्टर जो है उन्हीं पे डिपेंड करता है, और पूरे चैप्टर के अंदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता हो कि जब हम फिज़िक्स के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, या बहुत सारी वैल्यूज़ को या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। या हम फिज़िक्स में जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें वैल्यूज़ से सामना करना पड़ता है उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो उन वैल्यूज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर भी की जा सकती है, जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स हैं, बेसिक्स टाइप्स जो हैं, ड्राइव क्वांटिटी और बेस क्वांटिटीज़। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया होगा। हम लोगों ने आज उसकी दो और टाइप्स हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उनको स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्केलर्स में इसको क्यों डिवाइड किया जाता है और वेक्टर्स में इसको क्यों डिवाइड किया जाता है। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी हमें एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कहीं पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्केलर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, साथ साथ मैं आपको ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो वेक्टर्स और स्केलर्स दोनों को हमने एक्सप्लेन करना है डिटेल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलर्स को। स्केलर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड। इनको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एंड यूनिट्स, और यूनिट्स की जरूरत पड़ती है फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस। मुकम्मल तौर पे जानने के लिए हमें स्केलर्स को मैग्नीट्यूड की, सिर्फ मिकदार की, और साथ में हम यूनिट्स को ऐड करते हैं कि हम किस मिकदार की बात कर रहे हैं। हम फासले की बात कर रहे हैं, या हम स्पीड की बात कर रहे हैं, या हम किसी और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी एग्जांपल्स किस तरह से देखेंगे। एग्जांपल्स देखें, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। चंद एक जो है ना इसमें लिखी हुई है। डिस्टेंस, फासला जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैं आज आपको ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि फासला किस तरह से स्केलर है, इसमें डायरेक्शन का जिक्र क्यों नहीं होता। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखें इसके साथ 50 मीटर लिखा हुआ है। अगर मैं ये मीटर ना लिखूं, सिर्फ 50 लिखूं, तो फिर भी पता नहीं चलेगा कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये मिकदार की जरूरत पड़ती है, और साथ में इसकी यूनिट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो यूनिट भी होगा, साथ में इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो भी लाजमी होगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है स्पीड। अब इसके बाद वेक्टर्स क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये जिनको विच रिक्वायर्स, जरूरत होती है मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इनको मैग्नीट्यूड्स की भी जरूरत पड़ती है कि हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, और बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है तो बॉडी की डायरेक्शन भी उसी सिमत में होती है। अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मेरी फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो वैल्यू क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड। मैं फोर्स लगा रहा हूँ, साथ में यूनिट मेंशन करेगा उसको कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, न्यूटन लगाते हैं साथ में, तो उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। मैं एक्स एक्सिस में फोर्स लगा रहा हूँ, मैं वाई एक्सिस में लगा रहा हूँ, या मैं जेड एक्सिस की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, मेरी फोर्स की सिमत क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग टर्म्स हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टर्म्स इसलिए हैं, आज मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि एक स्केलर और एक वेक्टर क्यों है, उसकी रीजन क्या है जिसकी वजह से इसको हम स्केलर कहते हैं, उसको हम वेक्टर कहते हैं। देखो, फर्ज करें कि हम पहले बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है? तो हम डिस्टेंस की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, वो हम पहले समझते हैं। देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है कि हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड। फासले का मतलब क्या होता है कि आपने अगर मैं फर्ज करता हूं कि मैं भावलपुर ठहरा हुआ हूं, मैंने जाना है लाहौर, तो भावलपुर में अभी ठहरा हुआ हूं, मैंने मूव नहीं किया। मैं जिस जगह पे ठहरा हुआ हूं वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है, उसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, उसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। जब मैं रेफरेंस पॉइंट से मूव करना शुरू करूंगा तो मेरा फासला बढ़ता जाएगा। या मैं अपने घर पे ठहरा हूँ, मैंने स्कूल जाना है, मैंने ऑफिस जाना है, मैंने कॉलेज जाना है, तो मेरा घर जो है वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। जब मैं मूव करता हूँ तो मैं कितना दूर हूँ अपने घर से, वो है कि हाउ मच ट्रेवल,
हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड, कि आप अपने रेफरेंस पॉइंट से कितना दूरी पर है, वो होता है डिस्टेंस। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, फर्ज करें कि आप अपने घर पे मौजूद हैं। जब आप अपने घर पे मौजूद हैं तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रेफरेंस, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। जब आप रेफरेंस पॉइंट पे मौजूद होते हैं तो आपका डिस्टेंस जीरो होता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो जब मैं मूव करता हो जाता हूँ, फर्ज करें कि ये जो मैंने 3 डॉट्स बनाए हैं ये 1 किलोमीटर के हैं, हमने टोटल 3 किलोमीटर फासला तय करना है। तो मैं पहले अपने घर से मूव करके जाऊंगा तो मेरा जो फासला है वो शुरू में क्या होगा, जीरो। अभी मैं घर पे ठहरा हूँ, मैं मूव करके इधर तक आता हूँ तो मेरा फासला क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर। मैंने 1 किलोमीटर जो है ना वो फासला तय कर लिया। इसके बाद अगले पॉइंट पे आऊंगा तो मेरा फासला कितना हो जाएगा, 2 kg। अगले पॉइंट पे आऊंगा तो फासला कितना हो जाएगा, 3 kg। मतलब मैं अपने घर से 3 किलोमीटर के फासले पर हूँ। कितना फासला तय करना है ये हम लोगों ने देखना है डिस्टेंस में। अब मैंने कितना फासला तय कर लिया, 3 किलोमीटर। अब मैं अपनी वापस डायरेक्शन चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो भी काम करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं वापस आ रहा हूँ, जब मैं इधर से वापस जाऊंगा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करूंगा तो उस दौरान मैं जब इधर पहुंचूंगा तो आप कहेंगे कि मैं पहले जाते हुए 3 किलोमीटर फासला तय कर गया, अब मैं वापस आते हुए मैंने 1 और किलोमीटर फासला तय कर लिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वापस आते हुए 4 किलोमीटर। फिर जब आगे आऊंगा मेरा फासला कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। फिर मजीद आगे आऊंगा, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं 3 किलोमीटर जाते हुए, 3 किलोमीटर आते हुए, मैंने टोटल कितना फासला तब्दील किया, 6 किलोमीटर। अब ये आपका ओरिजिनल डिस्टेंस है जो आपने आपने डायरेक्शन चेंज की। देखो मैं पहले इस तरफ जा रहा था, अब मैं इस तरफ जा रहा हूं, तो मैंने डायरेक्शन को चेंज किया, बट वैल्यू डायरेक्शन चेंज हो बट वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा। देखो जाते हुए 3, अब आते हुए हमने ऐड कर रहे हैं, जाते हुए भी हम ऐड कर रहे हैं डिस्टेंस को और आते हुए भी ऐड किया। देखो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। यानी इसका मतलब ये है, हम जब टोटल डिस्टेंस चाहे जाते हुए करें, बिलफर्ज हम लोगों ने डायरेक्शन भी चेंज कर ली, लेकिन वैल्यू में कोई कमी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये चेक करना है कि हमारा टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितना है, टोटल ट्रैवल कितना किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये होता है फासला, ये होता है डिस्टेंस, जिसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम स्केलर्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं इस स्केलर्स को सॉल्व आउट करने के लिए। वो जो रूल होता है वो अरिथमेटिक रूल है जो हम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बात कि जब हम स्केलर्स को सॉल्व करना चाहें, एडिशन करना चाहें स्केलर्स की, ये हम अरिथमेटिक रूल लगाते हैं। अब ये अरिथमेटिक रूल बड़ा आसान सा रूल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमने 2 अदद को 3 के साथ जमा किया तो ये किसके बराबर होगा, 5 के। तो इस रूल को अरिथमेटिक रूल कहते हैं मैथ में, ऐसा रूल जिसमें हम आदाद को आपस में जमा करें। तो इसी तरह ही किया, देखो हमने पहले जाते हुए जमा किया फिर आते हुए जमा किया। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम जब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये किस तरह से वेक्टर है, किस तरह से पता चलता है कि इसमें डायरेक्शन जो है ना वो इन्वॉल्व हो रही है। अब इसको एक दफा देखते हैं। अब जो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, अगर हम इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड करें तो हमें कुछ जो है ना वो समझ आ जाएगी इस बात की। देखो, हाउ फार यू आर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कहता है आप कितना दूर हो, कितना दूर हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। अब मैंने अभी बताया स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, हमारा ओरिजिन होता है जहां से हम मूव करना शुरू करते हैं, जहां से हम चलना शुरू करते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, या हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं इधर से मूव कर रहा हूं, इस जगह पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है शुरू में। अब मैं मूव करता हुआ आ रहा हूं, मैं यहां तक पहुंचा, मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 1 किलोमीटर। फिर आगे गया, मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर। फिर मजीद आगे गया, मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 3 किलोमीटर। अब मैं जब आगे जा रहा हूं, मेरी डायरेक्शन फॉरवर्ड है, तो मैं अपने डिस्टेंस को ऐड करता जा रहा हूं, यानी मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर के फासले पे आ गया। अब मैंने वो काम जो भी करना था 3 किलोमीटर के फासले पर, वो मैंने कंप्लीट किया। अब मैं वापस आना चाह रहा हूँ। जब मैं अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करूंगा तो मैं फिर यहाँ पे पहुंचूंगा, इस जगह पे
तो मैं अपने फासले से अब कितना दूर हूँ, 2 किलोमीटर। देखो जैसे ही मैंने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया तो उस दौरान मुझे क्या करना पड़ा, अपने 3 किलोमीटर के फासले में से 1 किलोमीटर वाला फासला निकालना पड़ा। यानी ये इधर से इधर तक कितनी दूरी पर है, 2 किलोमीटर का। डायरेक्शन चेंज करने से मुझे किस चीज में फर्क आया, मेरा डिस्टेंस में जो रेफरेंस पॉइंट डिस्टेंस, जो मेरा रेफरेंस पॉइंट से दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया, वो कम हो गया जैसे जैसे मैं उसके करीब आ रहा हूँ। यानी डायरेक्शन जब चेंज करें तो डिस्टेंस में फर्क पड़ता है, यानी हमारी जो दूरी है स्टार्टिंग पॉइंट से वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो ये था कुछ इसका इंट्रोडक्शन कि हम जब डायरेक्शन को चेंज करें तो डिस्प्लेसमेंट पे कैसे फर्क आता है। तो इस चीज से हमें पता चला कि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक और बात, हम जब स्केलर्स को ऐड करते हैं तो हम अरिथमेटिक रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम वेक्टर्स एडिंग रूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, हेड टू टेल रूल। तो हम वो हेड टू टेल रूल यूज करते होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बात भी लिख देता हूँ, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, ठीक है। तो ये था कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशंस क्या है। तो इसके दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार इसका होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका तरीकाकार होता है ग्राफिकल, हम ग्राफ्स वगैरह बना के भी वेक्टर्स का इजहार कर सकते हैं, और उसमें पोजीशन वेक्टर का बहुत अहम किरदार है, पोजीशन वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, ये ऐसी टाइप है रिप्रेजेंटेशन की इन विच वी यूज बोल्ड लेटर्स, हम लेटर्स को बोल्ड करके लिखते हैं। जैसे मैं आपके सामने इधर फॉर एग्जांपल लिखूं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है फोर्स का, तो मैं उसको इस तरह लिखा हुआ है, और एक डिस्प्लेसमेंट का इस तरह लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ये हमने बोल्ड नहीं किया, ये हमारे पास रॉन्ग है। हमने इसको क्या करना होता है, बोल्ड करना होता है। इस तरह अगर हमने फोर्स का वेक्टर शो करना है तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, तो इससे पता चलेगा कि ये एक वेक्टर है फोर्स का। इसी तरह अगर हमने डिस्प्लेसमेंट को शो करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर्स को भी क्या कर देंगे, थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेंगे। और दूसरे नंबर पे होता है इसका एरो हेड, कि हम एरो किस तरह बनाते हैं। हम फर्ज करें कि फोर्स वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इस एफ के ऊपर एक छोटा सा एरो जो है वो मेंशन कर देते हैं। ये फोर्स के ऊपर एरो जो है ये शो करता है कि किसी ना किसी वेक्टर की बात हो रही है, और जिसके ऊपर होगा वो उसी को ही इंडिकेट करेगा, फोर्स का वेक्टर है। इसी तरह जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी एक छोटा सा एरो लगा देते हैं। ये तरीकाकार है एरो के साथ, एरो हेड के साथ शो करने का वेक्टर्स को। इसी तरह बेटा नेक्स्ट नंबर पे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन विच वी यूज टेल एंड हेड। हमने एक एरो लेना है, उस एरो के दो हिस्से होते हैं, एक टेल होती है और दूसरे नंबर पे होता है हेड। मैं इस तरह अगर एक छोटा सा एक वेक्टर बनाऊं तो देखिए इसके दो हेड हैं, इधर से लेकर इधर तक ये है इसकी टेल, और जो टेल है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। टेल किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो हेड है ये हमेशा डिस्कस करता है डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कि हमारा जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में। ओके, तो अब ये जो टेल एंड हेड है ये हम बनाते कहाँ पे हैं, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो हम दो कोऑर्डिनेट डिस्कस करते हैं। एक होता है प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम अगर किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी, मैं फर्ज करता हूं कि हम भावलपुर बैठे हुए हैं और हमने लाहौर जाना है, तो भावलपुर हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हमने लाहौर जाना है, और उस डिस्प्लेसमेंट को हमने एरो के साथ शो करना है गूगल मैप के जरिए। तो हम वहां पर उस लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वो वेक्टर्स कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपके सामने एक प्लेन रीजन जो है वो बनाया है। ये प्लेन रीजन है जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेट होते हैं, टू कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं इसके अंदर, और एंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो किस तरह से करते हैं वो जरा देखें। अगर फर्ज करें कि ये जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है, ये मैंने आपके सामने एक प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया,
ये उसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन, या ये रेफरेंस पॉइंट होता है। मैं फर्ज करता हूँ ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये भावलपुर है, हम भावलपुर मौजूद हैं और हमने जाना है लाहौर। ये मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, ये किसको शो कर रहा है, लाहौर को। अब हम दो जगह से जा सकते हैं मूव करके, इधर से एक्स एक्सिस की तरफ जाएं फिर वापस इधर जाएं, यानी 5 कदम जो है 5 तक जो है मूव करते हुए जाएं इस तरफ, फिर हम इस तरफ जाएं तो हम उस लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। या हम ये इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसका एक एक्सिस बन गया। या हम इस तरह जाएं वाई एक्सिस की तरफ, फिर हम उस तरफ जाएं तो इस तरह। तो ये दो परपेंडिकुलर्स बनते हैं, इनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट बनते हैं एक्स और वाई की वजह से। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरफ भी 5 है इस तरफ भी 5। तो इधर जो कोऑर्डिनेट बनता है वो एक्स एक्सिस पे कितना है 5 और वाई पे भी कितना है 5। तो इस पॉइंट को शो करने के लिए हम एक वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी जो टेल है वो हमारे ओरिजिन पे हो या रेफरेंस पॉइंट पे, और उसका जो हेड है वो हमारी लोकेशन को शो कर रहा हो। तो इस तरह से इस वेक्टर्स को हम प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस तरह से शो किया करते हैं कि हमारा फासला कितना है या हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो हम इस तरह से वेक्टर्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। और एक और है स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर 3 एक्सिस का किरदार होता है। अगर हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट पर एक्सिस पे हमारी जो पोजीशन है वो मौजूद नहीं है, किसी भी स्पेस में मौजूद है, तो हम उसको शो करने के लिए 3 एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है, जेड एक्सिस भी होता है, और वहाँ पे 3 एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा बीटा और गैमा। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं जो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव करके जाता है, तो इसको हम थीटा का नाम देते हैं। तो इसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर अल्फा बीटा और गैमा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारा ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन स्केलर्स और वेक्टर्स के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोगों ने इसको समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।